साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों मेंटेनेंस या भरण पोषण या आर्थिक मदद, कुछ भी कहें, ये बेसिकली भारतीय विवाहित महिलाओं का एक गहना है। भारतीय विवाहित महिलाएं जब भी अपने पति से रूठ जाती हैं, मीन्स उनका डिस्प्यूट हो जाता है, वो अपने पीयर जाके बैठ जाती हैं, मामला सॉल्व नहीं होता है, तो वो जाती हैं अपने वैदिक सलाहकार के पास में और उनसे जाके ये पूछते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो वैदिक सलाहकार उनको यही कहते हैं कि मेंटेनेंस आपका अधिकार है। मेंटेनेंस अगर हम क्लेम करेंगे पति को देना होगा। हम पति की इनकम जो है बताएंगे हायर साइड के ऊपर, पति को मेंटेनेंस जो है वो देना होगा। साथियों ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट्स में कहा है कि अगर कोई ड्राफ्टिंग हो रही है तो उसमें मैनिपुलेशंस नहीं होना चाहिए। नियम कायदे कानून रोज़ बनते हैं, गाइडलाइंस रोज़ बनती है, बट फॉलो कितने लोग करते हैं समझ में ये नहीं आता। लड़कियां एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा पति हमको मार रहा है, पीट रहा है, सुबह शाम हैरान परेशान कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर अपने पति की इनकम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बताती हैं। ज़रा सोचिए प्राइवेट सेक्टर में क्या इतनी सैलरी है? सोचने का ये जो है बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या प्राइवेट सेक्टर में इतना कोई आदमी अर्न कर सकता है? मैं बात टर्नओवर की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की। पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो इतना अर्न कर रहा है, इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में वो दिन रात मेहनत कर रहा होगा। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है वो अपनी पत्नी को परेशान क्यों करेगा, हैरेस क्यों करेगा? बट इसके बावजूद भी इस तरह के आरोप लगाकर भारी भरकम मेंटेनेंस की जो है मांग की जाती है। कई गाइडलाइंस आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और ये स्पष्ट तक किया गया कि मेंटेनेंस कब मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए। बट गाइडलाइंस समय समय पे जो है चेंज होती रही। अब वर्तमान गाइडलाइंस क्या है कि अगर मैरिज वॉइड भी है मेंटेनेंस देना होगा। आपके पास सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की डिग्री भी है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वाइफ जो है एडल्ट्री में और एडल्ट्री साबित नहीं हुई है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और इसके अलावा अनेकों ही फैसलों में ये स्पष्ट किया गया कि अगर कंसर्न हस्बैंड जो है बेरोजगार है, जब तक कि वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप नहीं है, उसको जो है मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। कुल मिला के सारी कोर्ट्स का, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जोर है कि एक महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए, उसका एक्सटेंड क्या है, और हमें किन किन पैरामीटर्स पे काम करना होगा आज के टाइम पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों इस बिंदु पर नवीनतम जो निर्णय है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का विशाल शाह बनाम मोनालिसा गुप्ता के नाम से। इस कंसर्न केस का एडजुडिकेशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ। पिटिशन नंबर है 4297/2023 और जजमेंट हुआ है 20 फरवरी 2025 को। साथियों मैं तो नोट्स मेंटेन करता हूँ और आप भी जो है नोट्स मेंटेन करा करो। मैंने डिटेल जो बताई है आपको नोट से लिखवाइए। डिटेल जो है ऑथेंटिकेट है, आप ये जजमेंट जो है गूगल पर जाकर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इस केस के अंदर कई डिफरेंट पैरामीटर तय हुए, जैसे पैरामीटर रिगार्डिंग द पासपोर्ट एक्ट, पैरामीटर रिगार्डिंग द अपीयरेंस इन डोमेस्टिक वायलेंस केस। बट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर तय हुआ कि अगर पत्नियों को अवॉर्ड करना है मेंटेनेंस या अवॉर्ड करना है मौद्रिक अनुतोष, तो कोर्ट को किन किन पैरामीटर्स को देखना होगा। कई बार वाइफ कहती है कि भाई हम तो अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और हम कमा सकते नहीं है, हमारा पति जो है कमा रहा है, उसकी इनकम बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस जो है दे दो। और हम भी क्या करते हैं रिप्लाई में कि हमारी वाइफ की बुराइयाँ करते हैं, उसका नेगेटिव पिक्चर जो है कोर्ट को दिखाते हैं, और अल्टीमेटली कहते हैं कि भाई मेंटेनेंस जो है खारिज कर दो। भाई आपके कह देने से मेंटेनेंस केस खारिज नहीं होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत टेक्निकल है और वाइफ के स्टेटस को इंडिकेटिव करने के लिए आवश्यक है। क्लियर है? तभी बच पाएंगे, अदरवाइज बच नहीं पाएंगे। तो बचने के लिए औषधि मेरे पास में नहीं है, बचने के लिए औषधि जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी दी है मेंटेनेंस केस को लड़ने के लिए, और कोर्ट जब भी तय करेगा मेंटेनेंस को तो उन पैरामीटर पे हमें भी काम करना होगा और उसकी लाइट में प्लीडिंग्स जो है लिखनी होगी। अगर आप प्लीडिंग्स अब भी नहीं लिखोगे तो आप ही मरे जाओगे। साथियों अक्सर क्या होता है मेंटेनेंस केस में कि अक्सर पत्नियां लिखती हैं कि भाई मेरी शादी इस तारीख को हुई थी, शादी में मेरे माता पिता ने बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया, उन सबको दान दहेज दिया, और अल्टीमेटली इन सब ने मेरा दहेज को हड़प लिया, मुझे और दहेज के लिए परेशान किया। जब मांग पूरी नहीं कर पाए तो धक्के धक्के जो है घर से बाहर निकाल दिया। मैं पहने हुए कपड़ों में जो है अपने पियर आ गई, और मेरा सामान भी लोगों ने हड़प कर लिया है, और मेरे पास एक युक्तियुक्त कारण है अलग होने का, मुझे मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए। वो खुद को बताएगी बेरोजगार, पति के लिए देगी बहुत बड़ी इनकम, और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है मेंटेनेंस के रूप में ये पत्नियां मांगती है। कुछ मांगती है 20,000, कुछ मांगती है 50,000, कुछ मांगती है 1 लाख, कुछ मांगती है 5-5 लाख तक पर मंथ।
क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे कि कौन ड्राफ्ट कर रहा है और किस तरह की स्थितियाँ रिकॉर्ड में रखी गई हैं टू क्लेम द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इन एक्सेस। पर साथियों, आपको ध्यान होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है पारित किया था, जिसका टाइटल था रजनीश बनाम निया। जजमेंट है 4/11/2020 का। उसमें लिखा था कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शुड बी रीजनेबल, और लड़कियां दुरुपयोग ना करें कानून का, जिस कारण बाध्य किया गया लड़कियों को भी और लड़कों को भी कि आप अपना एक एफिडेविट देंगे अपनी असेस्ट का और लाइबिलिटीज़ का, और इसके लिए फॉर्म क्या होगा वो भी कोर्ट ने स्पेसिफिक करा, जिससे कुछ हद तक तो राहत मिली लड़कों को। पर अभी भी ऐसा देखा गया है कि लड़कियां जो है फैक्ट छुपा रही हैं। कारण क्या है कि कोर्ट उन पर कार्रवाइयाँ करता नहीं है, जिस कारण उनका मनोबल जो है बहुत हाई हो जाता है कि हम कुछ भी करें, कोर्ट हमारा क्या करेगा, हमने तो बस केस कर दिया, जीत गए तो कुछ नहीं और हार गए तब भी कुछ नहीं। क्लियर है। तो कुल मिला के लड़कियाँ जो है जीत में हैं, उनके दोनों हाथ जो हैं घी में, लड़कियाँ परेशान हैं। और सबसे बड़ा कारण परेशानी का मालूम है क्या है? आप खुद हो। एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय लड़कों से, हमें लड़कियों से एक बात सीखनी चाहिए। वो बात क्या है कि कैसे इज्जत करते हैं अपने माता पिता की। तुम उनके चक्कर में आके ये लिख के कि माई वाइफ माई लाइफ, अपने माता पिता को तो वृद्धाश्रम भेज देते हो, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हो। ज़रा ये काम उनके पेरेंट्स के साथ करके दिखाना, तुम्हारी हालत ख़राब कर देंगे। तुम्हारी खुद की वो वाइफ जिनके लिए तुम कहते हो माई वाइफ माई लाइफ, वास्तव में वो जानती है कि उन्हें कैसे रेस्पेक्ट करना है उनके पेरेंट्स का। आप अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करोगे, आपका सपोर्ट कर देंगे आके, और आप उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ कहिए, उनके जो घर वाले हैं उनके बारे में कुछ कहिए, ताड़ना मचा देगी आपकी लाइफ में। वो ये वही औरत है जिसको आप प्यार कर रहे थे, ये वही औरत है जिसके लिए आप लिखवा रहे थे, टैटू बनवा रहे थे माई वाइफ माई लाइफ, और एंड में जब उसके माता पिता की बारी आई तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए लड़कों सुधर जाओ, अभी वक्त है अपने माता पिता की इज्जत कर लो। ये वही है जिन्होंने हमें पैदा किया, ये वही हैं जिन्होंने हमारी परवरिश करी है, वही हैं जिनके कारण आज हम कुछ ना कुछ अथॉरिटी को जो है मेंटेन कर पाए, कुछ ना कुछ जो है पद को जो है हम प्राप्त कर पाए। अगर ये नहीं होते, इनकी दुआई नहीं होती तो हमें ये मिलता ही नहीं। और रेस्पेक्ट होनी चाहिए हर उस माँ बाप की। क्लियर है बात ये? तो इसलिए इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए चलो। साथियों, जो कोर्ट ने पैरामीटर दिए हैं वो कई हिस्सों में, जिनको हमें समझना होगा, नोट डाउन करना होगा। साथियों, जब भी पत्नी जो है केस लेकर रहती है तो आप रिप्लाई तो ड्राफ्ट करें, बट रिप्लाई में आप ये बात इंडिकेट जरूर करें कि कंसर्न जो वाइफ है उसका स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली का स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है और उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कोई अगर मकान है उनके पास में तो मकान का स्ट्रक्चर क्या है, मकान 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, और मकान कितने वर्ग गज में जो है बना हुआ है, उसका जो एक्टिव एरिया है कंस्ट्रक्शन का वो कितना है, जो लैंड है उसका एरिया कितना है, मकान में कमरे कितने हैं, जो लोग उस घर में रहते हैं, मीन्स मैं लड़की पक्ष की बात कर रहा हूँ, उसमें से वो लोग क्या क्या काम करते हैं, घर की जो अन्य औरतें हैं वो क्या काम करती हैं, वो लोग बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में हैं या सैलरी से अपना घर चलाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस और जो उनका जो प्रॉपर्टी स्टेटस है उसको आपको मेंशन करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ उनका सोशल स्टेटस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो घर वाले हैं बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, और वो समाज में भामाशाह बने हुए हैं, और ऑन द कॉन्ट्री ये दिखाया जाता है कि वो गरीब हैं, मैं गरीब हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसा फैक्ट भी जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो लोग उस लड़की को पाले हुए हैं 25 साल, 26 साल, 27 साल तक, तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि शादी हो गई, अब वही लोग उसको कोई भी फाइनेंशियल एड या हेल्प देने से जो है मना कर रहे हैं। वही लोग जो चाहते थे कि बेटिया जो है अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसको पढ़ाया लिखाया, अब वही बेटिया घर बैठी भी है, और वही लोग ये नहीं चाहते कि ये अब जॉब करे या अपने पैरों पे जो है खड़ी हो। तो ऐसा क्या हो गया? तो ये सारी बातें जो हैं आपको इंडिकेट करनी है अपने रिप्लाई के अंदर फ्रॉम द इंसेप्शन। तो जो हिटिंग पॉइंट है ना, मैं उस पर जोर दे रहा हूँ जिस पर आपको काम करना है। दूसरी बात है कि रीजनेबल नीड्स क्या है वाइफ की और बच्चों की। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है वो एक्सेस क्लेम ले आती है मेंटेनेंस का। क्लेम शुड बी रीजनेबल, और अगर क्लेम जो है एक्सेस में है तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। आपका प्रॉफिट क्या है उससे मतलब है। टर्नओवर भले ही 1 करोड़ है, बट प्रॉफिट अगर 10 लाख है तो 10 लाख की बात ही होगी अगर हम तय कर रहे हैं मेंटेनेंस की राशि को। तो जो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न है उसमें जो आपका प्रॉफिट शो होता है वो ही बनता है बेसिस इस तरह के पैरामीटर में। इसके अलावा अगर आपकी इनकम जो है सैलरी से है तो जो आपका नेट है उस पर जो है विशेषता जोड़ दिया जाएगा। हालांकि नियम कायदे कानून ये तक भी हैं कि ग्रॉस में जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उनको ना हटाया जाए, बट यूजुअली हम नेट पर ही जोड़ देते हैं। नेट पर ही कोर्ट जो है आपका मेंटेनेंस तय कर देता है। जो मैक्सिमम अमाउंट है मेंटेनेंस का, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये है 25%, और अगर बच्चे हैं
1 या 2 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेशो हो जाएगा 33%। वास्तव में वाइफ को ये शो करना होगा कि वो बेरोजगार क्यों है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, इसके बावजूद भी बेरोजगार क्यों है, उससे नौकरी के क्या प्रयास किए, वो फिजिकली या मेंटली जो है हैंडीकेप तो नहीं है जिस कारण प्रयास वो नहीं कर पा रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो वाइफ को जो है वर्क करना चाहिए। आप सब जानते हैं, एक रिसेंट जो है फैसला आया उड़ीसा हाईकोर्ट का, इसमें स्पष्ट किया गया है कि वाइफ जो है अगर पढ़ी लिखी है तो उसको काम करना चाहिए, उसे घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पति के मेंटेनेंस पर आश्रित नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब पति पर अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। अक्सर कहती क्या है इंडियन वाइफ्स कि पति पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पति जो है हमको मेंटेन करे। आप बात तो कर रहे हो अपने अधिकारों की, बट पति का अधिकार क्या है? आपके साथ रहने के, आप दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करें, वो पति का अधिकार है। आप उसका घर जो है अपने घर की तरह साफ रखें, ये पति का अधिकार है। जबकि होता क्या है इसका उल्टा, भाई लड़कियां अपने घर में तो बर्तन मांज रही हैं, पोछा कर रही हैं, पर ससुराल में कह दिया उनको पोछा मार दो, बर्तन रख दो, तो साफ साफ कहेंगी मैं यहाँ नौकरानी बनने थोड़ी ना आई थी। तो कम से कम जो घर अपने पति का है वो अपना घर समझो, तभी घर बसेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप सिर्फ मेंटेनेंस मांगती रह जाओगी, पर उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मांगना आसान है, राइट्स की बात करना आसान है, बट कम से कम अमल करो इस बात पे कि हम अपना घर बसाएं। और नहीं बस रहा है तो बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप के अलग हो जाए। कम से कम कोर्ट का समय ज़ाया ना हो और इस तरह घटिया और बेकार आरोपों से कोई इनोसेंट जो है उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है अफेक्ट ना हो। समझना पड़ेगा औरतों को भी। तो जो वाइफ की रीजनेबल नीड्स क्या है, मैंने आपको बताया कि उसको खाना जो है खाना है, उसमें उसका कितना खर्च होता है उसको बताना पड़ेगा। उसके जो अन्य खर्चे होते हैं, अपने सौंदर्य जो सामग्री आती है उसको खरीदने के अंदर, इसके अलावा जो कपड़े वो पहनेगी उसमें कितना खर्चा होगा, इसके अलावा वो जहाँ रह रही है वो प्रेमाइसिस कैसी है, मीन्स उसने किराए पे ली है तो उसमें कितना खर्चा हो रहा है, ये सब ब्यौरे उसको देने पड़ेंगे। और ये विशेष ब्यौरा भी देना पड़ेगा कि उसके माँ बाप ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया ऐसे विपरीत समय के ऊपर, कि उसको मजबूरन जो है मकान लेना पड़ रहा है किराए का, या मजबूरन जो है उसको अभी भी पति से जो है मेंटेनेंस मांगना पड़ रहा है डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट कि वो पढ़ी लिखी है और वो कमा सकती है और प्रीवियसली कमा रही थी। अगर ये विशेष कारण नहीं है तो किसी भी केस में उसकी नीड को रीजनेबल नहीं कहा जा सकता। इस बात में विशेष जो है आपको जोर देना है। और इसलिए आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो पत्नियाँ लेकर आ रहे हो ना, वो पत्नियाँ होनी चाहिए पढ़ी लिखी। अगर पत्नी आप कम पढ़ी लिखी लाओगे, 10वीं पास लाओगे या 12वीं पास लाओगे, ये सोचते हुए कि लड़की गरीब की हमारी सेवा करेगी, इस बात को भूल जाना। क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर हम लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर है? हम दिन भर जो है कोर्ट कचहरी में घूमते रह जाएंगे और नुकसान जो है हमारा ही होगा। साथियों में कई मीम्स देखे होंगे आपने फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर कि एक लड़का जो है जाता है अपनी जो कंसर्न प्रेमिका है या मंगेतर उसको लेके वकील के पास में कि वकील साहब हम शादी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरी प्रॉपर्टीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के नाम रहे। तो लड़की बोलती है भाई क्यों? वो कहता है कि भाई आज के टाइम पे डिस्प्यूट हो रहे हैं, जब बड़े बड़े लोग ही बच नहीं पाए इस तरह के डिस्प्यूट से और पत्नियाँ जो है उनकी प्रॉपर्टी खा गई, तो मैं तो आम इंसान हूँ, मैं कैसे जो है सहन करूँगा। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है या जो कंसर्न मंगेतर होती है तुरंत कहती है कि हमको शादी नहीं करनी, तुम रहो तुम्हारी माँ के पास में। तो कहने की बात है, जिनको प्रेम आपसे है ना उनको आपत्ति नहीं होगी, पर जिनको प्रेम नहीं है ना वो आपत्तियाँ करेंगी। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि शादी करने से पहले या शादी करते समय आप एग्रीमेंट जरूर लिखो और उसमें सिंपल सी एक बात लिख दो कि सारी प्रॉपर्टी के मालिक मेरे माता पिता रहेंगे। अगर भविष्य में व्यवहार ठीक रहा, व्यवहार निभ गया 10 साल 15 साल 20 साल, तो ये प्रॉपर्टी जो है दोबारा हमको मिल जाएंगी, पर उससे पहले नहीं मिलेंगी। उससे ही मालूम पड़ जाएगा कि यह लड़की चाहती किसको है, आपको या आपकी संपत्तियों को। एक एक बात जो है क्लेरिफाई करते हुए अपने को चल रही है। इसके अलावा जो पैरामीटर है वो है कंसर्न पार्टीज की क्वालिफिकेशन। अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, उसने वोकेशनल कोर्सेज किए, देन इट इज़ ऑल्सो गुड ग्राउंड उस बात को प्लीड करूँ। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप शादी कर रहे हैं या आप शादी कर चुके, आपकी वाइफ की जो मार्कशीट्स हैं, जो क्वालिफिकेशन इंडिकेटिव करने वाली मार्कशीट्स हैं, उसकी एक कॉपी जो है उसको मेंटेन करके रखिएगा। बाद में डिस्प्यूट होता है तो वो कॉपीज़ जो है हमारे पास में नहीं होती हैं, वो अपने आप को कई बार बेरोजगार, कई बार 10वीं पास, कई बार 12वीं पास जो है बता देती हैं। ऐसा कई किस्म होता है। तो वो मार्कशीट, वो डॉक्यूमेंट ही जो है बहुत काम के होते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन उसी पॉइंट पर होगा जहां डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल होगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कहते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपके वाइफ के बारे में आपको हर एक जानकारी जो है होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन को इंडिकेट करने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा अगर प्रीवियसली किसी जॉब में थी, उसका कोई एम्प्लॉयमेंट था, तो वो क्या था इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर आपकी बीवी या आपकी मंगेतर, ध्यान रखिएगा, बेरोजगार है, तो इस फैक्ट को दिमाग में सेट कर लेना कि भविष्य में आप पर वो केस कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई लड़की अच्छी मिल गई, लड़की सुशील मिल गई, चाय समोसे लिए, हमने देखा और शादी कर ली। ऐसी गलतियाँ मत करा करो। अगर आपने अपनी वाइफ का पैन
आपने अपनी वाइफ का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपने अपनी वाइफ का कंसर्न एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल या अकाउंट्स नहीं देखा तो आपने फिर कुछ नहीं देखा। सिंपल लड़की आप घर में ले आओगे, जो आराम से बेरोजगार है वो बाद में आपका जीवन जो है नरकमय कर देगी, क्योंकि वो कहेगी मैंने जॉब करी नहीं है, मेरे को डर लगता है, वुमेन सेफ्टी का कंसर्न है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो पहले जॉब कर रही थी तो अभी जॉब करने में उसको हर्ज नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे कई जजमेंट्स हैं, बट पॉइंट ये है कि उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और जो प्रीवियस उसका एम्प्लॉयमेंट है वो क्या था, ये सब आपकी जानकारी में फैक्ट्स होने चाहिए विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। अगर वो प्रूफ आपके हाथ में नहीं है तो आप एक बहुत बड़े खतरे में जी रहे हो। इसलिए आप टाइम से जग जाओ। अगर आपकी शादी अभी हुई है तो आप सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करो। कोई भरोसा नहीं है औरत जात का, कब जो है वो तांडव कर दे, इसलिए आप आराम से ही अलर्ट रहो। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जो आपके ससुराल वाले हैं या जो आपकी वाइफ है उनसे आप डील कर रहे हो, एक अलग फ़ोन मेंटेन कर लो, सारी एविडेंस है, सारी सामग्री उसमें रखो। जब भी तकलीफ होगी, डिस्प्यूट होगा, वो सब कुछ उस फ़ोन में कैद होगा और कम से कम आपको वो डिस्प्यूट को कॉन्टेस्ट करने में आसानी रहेगी। वकील साहब मांगेंगे एविडेंस तो वो एविडेंस रेडी है। इसके अलावा वाइफ को कोई भी हेल्प कर रहे हो आप, मीन्स कोई उसको आप आर्थिक मदद दे रहे हो, मैरिज ठीक चल रही है, नो नीड टू वरी, पर उस हेल्प को देने के लिए आप जो भी एंट्री दो वो खातों में दो। और कोई भी कॉन्ट्री एंट्री हमको वाइफ से या जो घर वाले हैं उनसे नहीं लेनी है, क्योंकि वो एंट्री होती किसी और चीज़ की है। वो मान देंगे भाई आपने दहेज मांगा, हमने खाते में पैसा दिया आपके। कोई भी एंट्री, अगर आप शादी भी कर रहे हैं उस समय कहते हैं ना भाई आप हम आधा अमाउंट शेयर कर लेंगे, आधा अमाउंट डाल देंगे खाते में आपके और बाद में उसको मार देंगे दहेज के नाम पे। वो तो अमाउंट खर्च हो गया शादी के अंदर, बाद में रुपया कहाँ से ला के दोगे आप। इसलिए सेफ्टी अपने हाथ में है, कोई भी अमाउंट अपने खाते में नहीं लेना है वाइफ से या वाइफ के घर वालों से। जो भी अमाउंट है, जो भी हम दे रहे हैं उनको, वो हमेशा ही खातों में देना है, ताकि हमारा हैंड जो है वो बेटर हैंड पे रहेगा। और एक अलग खाता मेंटेन कर लो वाइफ के लिए और उनके घर वालों के लिए, उसी से एंट्री देनी है हमेशा हमको, ताकि जब भी कोर्ट में प्रूफ पेश करना पड़े तो आसान रहे प्रूफ पेश करना, दिक्कत नहीं पड़े। साथ ही इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो एंजॉय कर रही थी वाइफ इन द मैट्रिमोनियल होम, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बट यहाँ पर एक शब्द जोड़ दीजिए, इन द पेरेंटल होम ऑल्सो। भाई घर में तो खाने को रोटियाँ नहीं थी, कई बार ऐसा होता है, और पी रही है मग्गे से पानी और कहते हैं हम पी रहे हैं बिस्लरी का पानी। तो ये घर का स्टैंडर्ड क्या है, जहाँ पर वो रही 25 साल 26 साल तक, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब वहाँ सर्वाइव कर गई, एक छोटे घर में सर्वाइव कर गई, तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी उसको। अगर यहाँ दिक्कत आ रही है, अलग रहना है, और वो कहती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जो भी उसका पहले था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी एक पैरामीटर बनेगा उसके सर्वाइवल के अंदर। अब यहाँ पर वो रही शॉर्ट अवधि के लिए, यहाँ पर रही बहुत कम टाइम के लिए, और जो भी रही उसको हमने अच्छा रखा, जो भी हमने खर्चे करे इसके सारे हमारे पास प्रमाण हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है टू गेट अ इंपॉर्टेंट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि वो कहेगी कि मुझे हमेशा ही परेशान करा, तंग करा, हैरेस करा, जबकि आपको ये शो करना है कि हम एक परिवार की तरह रहें। इसकी सारी खुशियाँ हमने जो है सेलिब्रेट करी, इवन इसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट करा, घर में बच्चा हुआ वो तक हमने सेलिब्रेट करा, इवन इसको हम होटल में ले गए, घुमाने ले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी ओकेजन। पर वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी इनकम है उससे आपका जो खर्चा है वो एक्सीड ना करे। कई बार ऐसी हम गलती कर देते हैं कि अपना खर्चा हम शो करते हैं हायर साइड के ऊपर, इनकम होती है बहुत कम, तो वहाँ पर कोर्ट जो है हमारे खिलाफ ले सकता है अवधारणा। तो अगर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, नो नीड टू वरी, आप अपने पेरेंट्स का बनाइए बेस कि हमने उनसे ली थी आर्थिक मदद और उन्होंने जो है टिकटें बुक कराई थी हमारी हनीमून की, इसलिए हम बाहर गए थे और वही आज तक हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लड़की जो है अपनी ख्वाहिशों के चलते या अपनी एम्बिशंस के चलते चाहती कि हम घर से अलग हो जाएं, अपने पेरेंट्स को भूल जाएं, ये हम होने ही नहीं देंगे, ये हम चाहते नहीं है। जब हमने मना कर दिया तो ये अल्टीमेटली पीयर बढ़ गई और झूठे केस कर दिए। तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर स्टोरी टू इंडिकेट द कंसर्न मोटिव ऑफ द वाइफ। तो ये बात पे जो है विशेष आप जोर रखिएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस के बारे में कई बार बात होती है वाइफ की भी कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट जो है त्याग दिया। तो एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि अगर वाइफ जॉब में है उसका एम्प्लॉयमेंट मत छुड़वाइएगा, लगातार वो एम्प्लॉयमेंट करें, वो अपने इच्छा से करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो जॉब कर रही है करे, वेल एंड गुड है, जितना वो जॉब कर रही है उतना ही आप प्लस हो अपनी लाइफ में। और भविष्य में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये तो जॉब कर रही थी, अब चूंकि पीयर बैठ गई है जस्ट टू हैरेस मी, अब ये जॉब नहीं कर रही है। तो इसलिए अपनी पत्नियों को जॉब कराएं ताकि उनको मालूम पड़े कि घर के बाहर क्या होता है। आप जाते हो जॉब करने के लिए, आप दिन भर डांट खाते हो अपने एम्प्लॉयर की, उनसे गालियाँ सुनते हो, जो आपके HR हैं, मैनेजर हैं, उनसे गालियाँ खाते हो। कम से कम वाइफ को भेजो तो मालूम पड़ेगा भाई घर बैठ के रोटियां खाना, बुराइयां करना फ़ोन के ऊपर आसान है, पर रियल में जब काम करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा भाई क्या होता है। इसलिए हमें हर एक चीज़ पे जो है जोर देना है, कमज़ोर कहीं नहीं पड़ना है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट जो है
वो क्या आ रही है, अगर वो नॉन वर्किंग है, मीन्स उसने कोई एडवोकेट बुक करा है, तो वो एडवोकेट कौन है, उसका स्टेटस क्या है, उसने फीस ली या नहीं ली, एवरीथिंग शुड बी ऑन रिकॉर्ड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एडवोकेट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज फ्री में क्यों दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर फ्री में नहीं दे रहे हैं तो वो कितना चार्ज कर रहे हैं, उनका बिल क्या है, उनका इन्वॉइसेस क्या है, इन सब पर जो है आपको जोर देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट का इन्वॉइस फाइल पे नहीं होता है और अपने हिसाब से वाइफ लिखते हैं कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए वकील साहब के लिए, या 60,000 रुपये चाहिए, या 1 लाख रुपये चाहिए। बार काउंसिल नियम भी कहते हैं कि अगर कोई वकील फीस चार्ज कर रहा है तो वो सिर्फ अपने क्लाइंट से कर सकता है, और अगर कोई अपोजिट पार्टी है वो अपने वकील के लिए फीस मांग रही है तो ऐसे सिनेरियो में उसकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, और ऐसे सिनेरियो में इनवॉइस भी बनाना होगा और उसका प्रॉपर अकाउंटिंग जो है कोर्ट में पेश करना होगा। इस बात पर जो है आप जोर दीजिए, वर्क कीजिए इस बात के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कई गाइडलाइंस भी हैं गुजरात हाईकोर्ट के, जहाँ पर स्पष्ट है कि अगर वाइफ बेरोजगार है, उसके पास मुकदमा लड़ने की फीस नहीं है, तो वहाँ पर लीगल एड से भी वकील दिए जा सकते हैं, जिस संबंध में आप सेक्शन 303 CRPC का अध्ययन भी कर सकते हैं, वहाँ प्रोविजन है। और यही कि ये प्रोविजन जो है इंकॉर्पोरेट हुए हैं BNSS के अंदर भी, तो विशेषता ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है हस्बैंड की, उसकी इनकम क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसके मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशंस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिस पर हम जोर देते नहीं है। अगर आप एक हस्बैंड हैं, आपके माता पिता जो है आप पर डिपेंड है, तो वो रीजनेबली आपसे मेंटेनेंस जो है मांग सकते हैं। बच्चे के लिए आप अपना मेंटेनेंस दे सकते हैं, खुद को मेंटेन करना है वो भी जरूरी है, आपको अलाउंस नहीं मिल रहे हैं, दफ्तर जाना जो खर्चे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कट डाउन होंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिए है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपको एक रिलीफ दिलाने के लिए फ्रॉम द एक्सेसिव मेंटेनेंस क्लेम। अगर हम जोर ही नहीं देंगे या हम बात ही नहीं करेंगे या इस तरह के तथ्यात्मक स्थिति को जवाब के तहत हम नहीं लिखेंगे, तो कोर्ट तो मानस बना के बैठा है कि यू आर हैविंग अ वेरी हैंडसम अर्निंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 8 रूल 4 CPC का जो है स्पष्ट कहता है कि प्लीडिंग मस्ट हैव द स्पेसिफिक डिनाइल। अगर आपकी प्लीडिंग में डिनाइल स्पेसिफिक नहीं है और प्रमाण आप पेश नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके खिलाफ जो है स्थिति जाएगी। तो हर एक पॉइंट को लिखो, स्पेसिफिक लिखो, और रिटर्न स्टेटमेंट को आप इफेक्टिव लिखो उन पॉइंट्स की लाइट में जो मैंने आपको बताया। इसके बाद तो आप कह जाएंगे एडिशनल पैराग्राफ की भाई वास्तव में क्या हुआ, बट इन पॉइंट को आपको हिट करना है। अगर आप हिट नहीं करोगे देन दे मे हैव द अनड्यू एडवांटेज इन देयर फॉल्स केस। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम प्लीड कर रहे हैं वो अप टू द मार्क हो और जो नवीनतम गाइडलाइंस है उसकी लाइट में हो, ताकि हम रिलीफ जो है कोर्ट से इजीली ले सकें। साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके जानकारी के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।